दोस्तों, क्या आप लोग अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं? आप लोगों को लगता है कि यार लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है, आप लोगों को लगता है लाइफ में कुछ अच्छा होना चाहिए, कोई प्रोडक्टिव काम होना चाहिए लाइफ में। तो एक छोटी सी राय आप लोग इसको बोल सकते हो यार, अगर इसको आप लोग इंप्लीमेंट करोगे तो आप लोगों की लाइफ जो है वो आप लोगों को काफी ह्यूज लेवल पर आप लोगों को बदलती हुई नजर आएगी। आखिर वो क्या चीज है? यहां पर बोला गया कि डू वन थिंग एवरी डे दैट स्केयर्स यू, यानी कि एक तरीके से हर दिन एक ऐसी चीज आप लोगों को करनी है जिससे आप लोगों को डर लगता है। डर लगता है मतलब यानी कि ऐसे एक खौफनाक काले अंधेरे वाले रूम में आप लोगों को जाना है जहां पे आप लोगों को लगता है भूत हो सकता है। ऐसा कुछ करना है क्या? ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। करना क्या है बेसिकली, मैक्सिमम लोग आप लोगों ने देखा होगा अपने एग्जाम में क्लियर क्यों नहीं हो पाते हैं, वो एक पैटर्न फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर उनको बोला जाए कि डेली आप लोगों को 10 एमसीक्यू लगाने हैं, आप लोगों को लगता है यार आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, डेली टाल रहे हैं। मत टालिए इसको, आज बैठकर अपने 10 एमसीक्यू आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। आप लोगों को बोला जाए कि एक आंसर आप लोगों को डेली लिखना है, वो आंसर हो सकता है आप लोग किसी एक पर्टिकुलर जीएस पेपर का लिख रहे हैं या ऐसे इससे रिलेटेड कोई पोर्शन आप लोग कवर करना है या कोई एथिक्स का पेपर है, तो कोशिश ये करनी है कि डेली कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को अटेम्प्ट करना है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को लगता है कि नहीं यार मेरे से ना डेली मॉर्निंग में उठा नहीं जाता है, तो एक दिन आप लोग कोशिश ये करनी है कि आज से ना डेली मॉर्निंग में उठना है, और जो जो चीज आप लोग अपनी लाइफ में इंक्लूड करते जा रहे हैं उसको फिर इंप्लीमेंट करते हुए भी आप लोग को आगे बढ़ना है। तो इससे आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा चेंज आएगा जिसको आप लोग एक ह्यूज ड्रास्टिक चेंज बोल सकते हैं। तो उसको इंप्लीमेंट कर देखिए। आज आप लोगों को डर लगता है कि यार मेरे से ना खाली पेट पानी पी नहीं जाता है, वोमिटिंग सी होने लगती है। आज उसको कर आप लोग देखिए, आप लोगों के अंदर एक अलग सी एनर्जी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक्सरसाइज तो यार मैंने आज तक नहीं की, अब क्या करूंगा? तो ये आप लोगों को लगता है तो आज से ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना आप लोग स्टार्ट कीजिए। यानी कि जो चीज आप लोगों को डराती है, जो चीज आप लोगों को आलस दिलाती है, जो चीज आप लोगों को लगता है यार ये चीज नहीं हो पाएगी मेरे से, उसी चीज को करने की कोशिश कीजिए और आराम आराम से आप लोग देखेंगे कि आप लोग अपनी सक्सेस, अपने गोल के काफी करीब आ गए हैं और ये आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मांझी के द्वारा लगकर एक पहाड़ तोड़ दिया गया, डेली कुछ कुछ पत्थर उठाता चला गया, उसने सोचा भी नहीं था कि वो पहाड़ के बीच में से रास्ता बना देगा। उसने क्या, अगर आप लोगों को भी बोले कोई किया इस तरीके से किया जा सकता है कोई काम बिना मशीन के छेनी और हथौड़ा को लेकर, तो आप लोग बोलेंगे नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग अपने डेवलप कर सकते हैं कि यार अगर लाइफ में कुछ आप लोग को अचीव करना है ना, तो उसको इस तरीके से लेकर चलिए, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दीजिए और वो पीसेस फिर आप लोग अपनी लाइफ में अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिए। ये नहीं कि आज बस 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, वाह यार मैंने तो अचीव कर लिया, कल से नहीं करेंगे, ठीक है। वो फिर लाइफ का पार्ट हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप लोग को चीजें लेकर चलनी है। अगर डेली नहीं करने, ऑल्टरनेट डेज पर आप लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज आप लोगों ने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आज नहीं हुए, चलिए ऑल्टरनेट डेज पर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इनकी संख्या आप लोग बढ़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, जैसा आप लोगों की प्रिपरेशन का लेवल है, तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि यार डेली बैठकर एक 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं हो पाता है, तो कोशिश कीजिए उसके 40-40 से, या फिर आप लोग करिए कोशिश कीजिए कि 20-20 या फिर 30-30 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, ठीक है। कि इस तरीके से करना स्टार्ट करेंगे, 20-20 क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। या फिर आप लोगों को लगता है अच्छी खासी प्रिपरेशन है तो एक क्वेश्चन पेपर को 50-50 में डिवाइड कर लीजिए, 50-50 क्वेश्चन में। या फिर लगता है काफी अच्छी प्रिपरेशन है तो ऑल्टरनेट डेज पे एक एक क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। तो जैसा भी आप लोगों को, जिस भी कंफर्टेबल जोन के हिसाब से आप लोगों को चीजें लगती है, उसके हिसाब से इनको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए और लाइफ में जो ड्रास्टिक चेंज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा यार, और आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। इंप्लीमेंट कीजिए और फिर बताइएगा। काफी प्यारा और काफी शानदार और काफी इंटरेस्टिंग ये आज का डिस्कशन रहने वाला है। आप लोगों को पहले एक बार ओवरव्यू दे देता हूं कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और छोटी सी बात यार, कई सारे बच्चे जो हैं कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल रहे हैं, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प जो है आप लोग वो नहीं, कई सारे टॉपिक्स आप लोग छोड़ दे रहे हैं, तो एक कोशिश कीजिए कि सारे टॉपिक जो मैं आप लोगों को बताता हूं सारे टॉपिक कवर कर ले कीजिए। कई सारे बच्चे कर रहे हैं, एक बंदा है जो काफी अच्छे से कर रहा है। एक छोटा सा काम और कीजिए जिससे टाइम स्टैम्प आप लोग यहां पर लगा देते हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो studyloverveer@gmail.com पर भी आप लोग मुझे शेयर कर दे कीजिए। अगर पूरा टाइम स्टैम्प लगा दिया है, ठीक है, सबको नहीं करना है, जो भी कोई एक दो बंदा कर रहा है ढंग से वो कर लीजिए, तो इससे मुझे थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जैसे सबसे पहले जो वीडियो देखता है ये उनके लिए बेसिकली, क्योंकि जितनी जल्दी टाइम स्टैम्प आ जाएंगे उतना ही अच्छा आप लोगों को भी रहेगा। तो ये अगर आप लोग सेंड कर सकते हैं तो यहां पर सेंड कीजिए। और इसी के साथ में जो भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, जो भी आप लोगों का कभी सिलेक्शन अगर हो रखा है उसको आप लोगों को सेंड करना है, तो ऊपर सब्जेक्ट रहता है, तो सब्जेक्ट में आप लोग बेसिकली लिख दिया कीजिए कि किससे रिलेटेड ये चीज है, ताकि वो ऊपर से ही देखकर पता चल जाएगी किसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इससे थोड़ी सी सहूलियत रह जाती है मुझे जल्दी जल्दी चीजों को कवर करने में। और थोड़ा सा वेट किया कीजिए, एकदम चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट भी आप लोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि वही है कि वन मैन आर्मी वाला काम चल रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा।
तो आज जो हम लोग यहां पर देखेंगे ये आपका ओवरव्यू रहेगा यहां पर, जो 10 जून की नैनो मैगजीन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कवर करने वाले हैं, तो काफी शानदार और काफी प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है। ये पहले इसका एक ओवरव्यू हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। इसको इंप्लीमेंट किया जाता है एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा, जिसको बोलते हैं एनएचआई। एनएचएआई नहीं है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं है, एनएचआई, एनएचए, ठीक है। तो एनएचए है यहां पर ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है। ये तो देखिए मिनिस्टर एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों से, पर हाँ आप लोगों को बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया और एक तरीके से अगर प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, कल को चलकर आप लोगों को इसी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनना है, तो कम से कम ये छोटी छोटी बातें यार आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी कोई बच्चा पूछ ले आप लोगों से कि भैया आप तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बताइए जरा छोटा सा क्वेश्चन। आप लोग फिर बोलोगे कि क्या कर रहे हैं यार, ये आता ही नहीं है, छोड़ो ये तो फालतू की बातें हैं। तो क्यों ना तुरंत बताया जाए, तो उसके ऊपर भी इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ भाई साहब प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं भैया हमारे, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक मिनिस्ट्री है यहाँ पर, इसका नाम आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा यहाँ पर नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो कि एनसीसी होती है, ये नेशनल लेवल पर देखी जाती है, और एक मिनिस्ट्री है यहाँ पर जिसके द्वारा ये स्टेट लेवल पर देखी जाती है। यानी कि एनसीसी जिसको आप लोग नेशनल कैडेट कॉर्प्स बोलते हैं, ये दो लेवल पर अलग अलग देखी जाती है। नेशनल लेवल पर कौन देखता है और स्टेट लेवल पर कौन देखता है, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप लोग के पास में अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो काफी फायदा आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब में, खासकर डिफेंस की अगर पोस्ट रहती है उसमें देखने को मिल जाता है। तो अगर कोई बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है तो क्यों ना स्टार्टिंग से उसको तैयार करके चला जाए आगे के लिए। तो ये पेरेंट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इसको इंक्लूड करके चलिए कि हाँ बच्चे को अगर डिफेंस में भेजना है तो स्टार्टिंग से ही उसको इस तरीके से तैयार कीजिए ताकि आगे उसको जाने में दिक्कत न रहे, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पर फिर से यहां पर ये न्यूज में है तो देखता हूं किस किस को याद है। बेइज्जती मत करना आप, ठीक है ना, अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया था तो आंसर मुझे सही चाहिए एकदम, ओके। तो वर्ल्ड ओशन डे के बारे में बात की जा रही है। तो वर्ल्ड ओशन डे जो है वो किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा थीम क्या है अभी 2021 का जो वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट किया गया, द ओशियन, इसको कंप्लीट आप लोगों को करना है, ठीक है। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग किराए पर कमरा देते हैं या फिर किराए पर कमरा लेते हैं तो दोनों ही के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन हो सकता है यहाँ पर, जिसमें मॉडल टेनेंसी जो यहाँ पर टेनेंसी एक्ट के बारे में बात की जा रही है, कुछ चेंज लाए गए इसके अंदर में। तो अगर आप लोग घर किराए पर देते हैं या फिर घर किराए पर ले रखा है तो दोनों के लिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस न्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो आप लोगों को ये बताना है कि अगर आप लोग कोई किराए पर ले लेते हैं घर, तो मैक्सिमम कितना मंथ का रेंट जो है वो आप लोगों को एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट दे सकते हैं, सिर्फ फालतू वो नहीं ले सकता। कई बार बोलते हैं ना कि 1 साल का एडवांस दे दो सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, तो वो नहीं, आप लोगों को बताना है कि मैक्सिमम कितना यहां पर रखा गया है। और अगर नॉन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए लेना है, कोई अपना कोई इंडस्ट्री वगैरह कुछ सेटअप करनी है, तो उसके लिए मैक्सिमम कितना आप लोग यहां पर उससे एक एडवांस ले सकते हैं, इससे फालतू नहीं। तो ये रिफॉर्म लाया गया है, काफी अच्छा रिफॉर्म इसको बोल सकते हैं आप लोग। आगे बात करते हैं 20 रिफॉर्म्स इन 2020। तो 20 रिफॉर्म इन 2020 ये हाईलाइट है कौन सी मिनिस्ट्री की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी थी। यानी कि एक मिनिस्ट्री हमारी कंट्री में ऐसी है जिसके द्वारा 20 रिफॉर्म जो उसके द्वारा लिए गए हैं 2020 में, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। गोबर, आप लोगों ने जो नॉर्मली गांव में अगर जाएंगे तो गोबर जो है सड़कों पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, हालांकि सिटी में भी कहीं कहीं मिल जाता है। तो गोबर की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये गोबर स्कीम हमारी कंट्री में लॉन्च की गई थी 2018 में। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी, दूसरा ये क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करूंगा क्यों न्यूज में है। देखिए डेली रेगुलर लेक्चर सुनने के क्या फायदे होते हैं। अब ये स्कीम 2018 में लॉन्च की गई, अभी मैं इसका आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूं। तो इससे क्या रहता है कि रेगुलर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रहती हैं, बैकग्राउंड में जाकर भी कुछ चीजें ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो आप लोगों को रिवीजन कराती रहती है। इसलिए रेगुलर लेक्चर सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही आज का लेक्चर छूट गया तो उसको संडे में कवर कर लीजिए, किसी दिन और निकालकर कवर कर लीजिए, पर लेक्चर मत छोड़िए, इससे आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। और कई बार ऐसे भी मेल आते हैं कि हाँ 1 नंबर से रह गया सर, ठीक है। सोचिए किसी दिन एक लेक्चर छोड़ दिया होगा, उसी में से क्वेश्चन बन गया। तो रेगुलर जितनी चीजें प्रोवाइड करा जा रही है कम से कम उतनी तो आप लोगों को कवर करनी ही करनी है, ठीक है। आगे बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में आता है, जिसके चलते लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट बनाए गए गवर्नमेंट स्कूल में। तो इस प्रोग्राम का नाम आप लोगों को बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, जिसको BIS आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। एक बच्चा जो था वो बड़ा ही सरप्राइज था, कल मैंने मेल देखा उसका, बोला सर आपने बताया नहीं, आप तो इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन वाला पोर्शन कवर करते हैं, इसके अंदर कई आर्टिकल कवर करते हैं। मैंने यार पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम लिया नहीं है, वैसे नॉर्मली देखा जाए मैं आप लोगों को बोलता हूं ना, इसके अंदर PIB अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल और इसी के साथ में ऑल इंडिया रेडियो, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर करता हूं मैं, ठीक है। तो उसमें एक्सप्लेन भी हो जाता है, या फिर कोई और इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है किसी और न्यूज़पेपर का, तो वो सारी चीजें जो मुझे लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर की जाती है, ठीक है। तो
तो इसलिए मैंने बोल रखा है कि आप लोग इतना ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर कि क्या इंपॉर्टेंट है वो यहां पर कवर करना है, तो उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए, बस अपनी पढ़ाई पर आप लोग फोकस दीजिए, ठीक है। तो बाकी तो मुझे पता है क्या क्या चीजें कवर करनी है, बस जो जो कवर करा देता हूं, बस एक छोटा सा काम है, एक छोटा सा रहम कर दीजिए मेरे ऊपर, वो क्या है कि रिवीजन करते रहिए टाइम टू टाइम, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और पीडीएफ सारी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, जितने भी सारे अब तक के लेक्चर हैं सबकी पीडीएफ यहां पर प्रोवाइड करा दी गई है, ठीक है। कोई एक बच्चा बोला सर फेक वेबसाइट बनी हुई है आपके नाम की, कोई भी इसके अलावा टेलीग्राम, इसके अलावा कोई भी वेबसाइट मैं नहीं चला रहा हूं प्रेजेंट टाइम पर, सारी चीजें जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराई जाती है, और एक लोता टेलीग्राम है जिसमें 1,30,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो इसका पार्ट आप लोग बनाइए, इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास में, ठीक है। कहना मोदी जी नहीं कि मोदी जी कहते हैं कि भाई हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाकर चल देते हैं, तो हम तो एक टेलीग्राम है अपना उसको उठाकर चल देते हैं हम तो, यार यही है हमारे पास में, ठीक है। आगे कभी वेबसाइट आएगी या फिर कुछ ऐप वगैरह आएगा तो तब आएगा, तब जरूर बताऊंगा, तो फिलहाल के लिए ये इसको एंजॉय कीजिए आप लोग, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, काफी शानदार, काफी कुछ नया आप लोगों को जानने को मिलने वाला है, कई सारी चीजें देखेंगे, स्टार्टिंग में शॉर्ट न्यूज देखेंगे और उसके बाद में डिटेल न्यूज आप लोग को जानने को मिलने वाली है, ठीक है। नजर डालते हैं यहां पर बात की जा रही है अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो चेयर की गई रिव्यू करने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि हमारी कंट्री में जो हेल्थ के मामले में क्या क्या चीजें सही हैं और क्या क्या चीजें गलत हैं उसके ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि चीजों को इंप्रूव किया जा सके। आखिर ये मिशन लॉन्च किया गया तो इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट है हेल्थ आईडी। हेल्थ आईडी का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए आज के डेट में मुझे फीवर हो गया, ठीक है, फिर 2 साल बाद जाके फिर फीवर हो गया, 3 साल बाद जाके फिर फीवर हो गया, तो मेरे नाम की एक आईडी रहेगी कि हाँ इस इंसान को पास्ट में 3-4 साल में इस टाइम पर फीवर हुआ है। तो अगर आगे चलकर फिर से मुझे कोई फीवर होता है तो फिर डॉक्टर को दिखाता हूं, तो डॉक्टर क्या करेगा, मेरी हेल्थ आईडी खोलकर देखेगा और उसको पता चल जाएगा कि कब कब ये इंसान जो है वो बीमार हुआ है, ताकि आगे चलकर इसके हिसाब से मुझे दवाई वगैरह दी जा सके, ठीक है। तो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, डिजी डॉक्टर भी यहां पर इसके साथ में कनेक्ट किया जाएगा, ई फार्मेसी देखने को मिलेगी, टेलीमेडिसिन देखने को मिलेगी, है इसी के साथ में हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री देखने को मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक मोटा मोटा रिकॉर्ड आप लोगों के सामने आ जाएगा कि कैसे कैसे दिक्कतें देखने को मिली है। अब सेफ कितना रख पाते हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि आगे चलकर कई सारे डेटा है जो चोरी हो जाते हैं, कई सारे डेटा जो पब्लिक में आ जाते हैं, तो वो थोड़ी सी बोलने वाला मुद्दा है। वरना ये काफी प्यारी एक स्कीम आप लोग बोल सकते हैं जिसके तहत यहां पर काम किया जा रहा है हमारी कंट्री में, तो इसी को रिव्यू करने की बात की गई है। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन याद रखिएगा। तो यहां पर ड्यूरिंग द मीटिंग जो कॉन्सेप्ट था यहां पर यूपीआई ई वाउचर डेवलपमेंट बाय द नेशनल पेमेंट जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो भी डिस्कस किया गया। यानी कि डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन रखा जा रहा है यहां पर, ताकि कल को चलकर आसानी से डिजिटली ट्रांजेक्शन किया जा सके। अगर किसी के पास में खुद के हाथ में मनी नहीं है तो डिजिटली वो चीजों को यहां पर पहुंचा सके। तो एक तरीके से ये जो स्कीम है इसका बेसिक पर्पज यही है। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, ये स्कीम लॉन्च कब की गई थी, तो हमारी आजादी का जब 15 अगस्त 2020 में हम लोग सेलिब्रेट करे थे आजादी का जो दिवस हमारा इंडिपेंडेंस डे, तो उस टाइम पर यहां पर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अनाउंस किया गया था कि हर एक इंसान के पास में उसकी खुद की डिजिटल आईडी रहेगी, ठीक है। तो पर्पज यही है कि अब यहां पर डिजिटल आईडी के अंदर डिजिटल पेमेंट भी किया जा सके ताकि आसानी से आप लोग इस सर्विस को एंजॉय कर सकें। तो एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि सिटीजन को और ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। ओके, ये एक प्यारी न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। काफी लंबे समय से डिस्कशन चल रहा था यहां पर स्विट्जरलैंड के अंदर और यूरोपियन यूनियन के अंदर। इंटरेस्टिंग बात पता है आप लोगों को, स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, जबकि चारों ओर से यहां पर यूरोपियन कंट्री से घिरा हुआ है ये, तो इसके अंदर फिर भी ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो क्या इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि अगर बात करें स्विट्जरलैंड जो है उसके द्वारा गुड बाय बोल दिया गया नेगोशिएशन जो यूरोपियन यूनियन के साथ चल रही थी, जिसके चलते यहां पर अपग्रेड करने की बात की जा रही थी इसके अंदर ब्लॉक के अंदर जो करंट आज के डेट में अगर आप लोग बात करिए तो जो स्विट्जरलैंड है लगभग 120 यानी कि 120 बायलैटरल डील है दोनों के बीच में, स्विट्जरलैंड के बीच में और यूरोपियन यूनियन के बीच में, जिसके हिसाब से स्विट्जरलैंड यहां पर काम करते हैं। आखिर फेल क्यों हो गए, तो कोई ना कोई तो रस्साकसी लगी होगी जिसके बीच में यहां पर रिलेशन जो है वो ब्रेकअप हो गया। तो स्विट्जरलैंड का और यहां पर जो रिलेशन वो है आगे नहीं बढ़ पाया, किसको लेकर, अभी इनके द्वारा बोला गया स्विट्जरलैंड के द्वारा कि जो भी यहां पर यूरोपियन सिटीजन है, फुल एक्सेस फॉर यूरोपियन सिटीजन टू स्विस जो लेबर मार्केट है, यानी कि यूरोपियन जो बेसिकली कंट्री है, आप लोगों को पता है 27 कंट्री है, पहले 28 कंट्री थी, अब बाहर निकल गए यहां पर यूके, तो 27 रह गई है। तो 27 कंट्री के जो सिटीजन है उनको स्विट्जरलैंड की जो लेबर मार्केट है उसके अंदर एंट्री देने की बात की। स्विट्जरलैंड बोलने लगा यार हमारी कंट्री में तो यहां पर बाढ़ आ जाएगी तुम्हारे लोगों की, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, तो स्विट्जरलैंड ने अलाउ नहीं किया। इसी के साथ में
जो यहाँ पर अगर बात की जा रही है एक्सपेक्टेड जो है यहाँ पर फ्यूचर टाइप्स को लेकर भी जो मल्टीपल एग्रीमेंट है, ठीक है, वो आउटडेटेड बन चुके हैं, वो कोलैप्स हो चुके हैं कई सारे, तो उनके बारे में बात की जाती है, तो उसको भी देखने को मिलेगा। उन्हें जैसे आप लोग मान लीजिए अमेजन जो प्राइम या फिर किसी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो एक टाइम पर अगर क्या होता है वो कंप्लीट हो जाता है कि हाँ भैया अब फिर से आप लोग उसको रिन्यू करना है, ठीक है। तो उस तरीके से बोल रखा है यहाँ पर कि आप लोग उसको रिन्यू भी नहीं किए, काफी लंबे समय से चल रहा है, तो उसके बारे में बात की गई। जो स्विट्जरलैंड है यहाँ पर वो यूरोपियन यूनियन के चारों ओर से घिरी हुई यहाँ पर फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन कंट्री के अंदर में, तो इसके बारे में बात की जा रही है। अगर मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर देखिए ये हो गया स्विट्जरलैंड, ठीक है। अल्प्स माउंटेन भी है यहाँ पर जो आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और बर्न इसकी कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी। आसपास में फ्रांस, इटली, ये सब कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है, ये तो सही है, पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूं। सिंगेन जो पर्टिकुलर एरियाज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो सिंगेन एक ऐसा एरिया जहां पर अगर आज की डेट में आप लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ जा सकते हैं, ठीक है, उसको अलाउ किया जाता है, भले ही आप लोग यहां पर यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो एक सिंगेन अलग एरिया यहां पर बना रखा है, उसी के बारे में बात की जा रही है। ये अलग अलग कलर है आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ये लाइट ग्रीन टाइप का देखने को मिलेगा, ये ब्लू, और ये यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ये कैसा कलर है, क्या बोलेंगे इसको, वॉयलेट टाइप में थोड़ा सा, ठीक है, चलिए जो भी है, तो ये कलर दिखा रखे हैं। तो यहां पर जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो है, पर जो यहाँ पर सेंगेन एरिया है उसका भी मेंबर है, यानी कि यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है और यहाँ पर सेंगेन एरिया का मेंबर है, यानी कि आपस में एक दूसरी कंट्री में आसानी से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड इसका पार्ट नहीं है, नॉर्वे इसका पार्ट नहीं है, और आइसलैंड इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, ये देखिए, और आयरलैंड नहीं है, यहाँ पर रोमानिया और बुल्गारिया ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, और एक यहाँ पर ये हो गया क्रोएशिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्या है यहाँ पर, ये पहला बोला गया कि यूरोपियन जो यहाँ पर मेंबर है, पर लेकिन सिंगेन का भी मेंबर है, तो ये तो ब्लू वाले से हो गए जो भी यहाँ पर ये, ठीक है, ये बेसिक पिंक टाइप में या क्या बोलिए इसको, वॉयलेट बोलिए जो भी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर जो है यूरोपियन यूनियन का तो मेंबर नहीं है, पर सिंगेन एरिया का मेंबर है, ऐसा कौन सा है, ये हो गया नॉर्वे, ये हो गया आइसलैंड, और ये हो गया स्विट्जरलैंड। तो ये वो कंट्री है जो यूरोपियन का तो पार्ट नहीं है पर सिंगेन एरिया का मेंबर है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा बोला गया यूरोपियन का तो पार्ट है पर लेकिन सिंगेन एरिया का मेंबर नहीं है, तो ये कौन है, जैसे कि आयरलैंड हो गया, ठीक है, इसी के साथ में रोमानिया हो गया, बुल्गारिया और क्रोएशिया हो गया, चार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसा एरिया है जिस सिंगेन एरिया जिसको बोला जा रहा है, जिससे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग आसानी से एक दूसरे की कंट्री में एक बॉर्डर में आप लोग एंट्री कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो इस तरीके की फैसिलिटी यहां पर इनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि इजीली एक्सेसिबल यहां पर चीजें रहे हैं, ठीक है। तो सेंगेन जो एरिया है यहां पर, इसके बारे में याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है डायरेक्ट, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो एक मोटा मोटा सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। बाकी ये सारी बातें जो आप लोग को बताई हैं, ये आप लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी आप लोग को पता है कि ब्रिटेन जो है वो बाहर निकला है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फिलहाल टाइम पर, जो काफी ज्यादा न्यूज में है। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजियाना नहीं है यार आप लोग को, ठीक है। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगर आप लोग आगे चलकर डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग ये फैमिली कोई मेंबर डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से उसका एनसीसी आप लोग दिला दीजिए। अभी यहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी जो है जिनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार, उनके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कोर्प्स। तो यहाँ पर एक मोबाइल ट्रेनिंग ऐप रहेगा वर्जन 2.0, ये न्यू दिल्ली में इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है, और जो एनसीसी के कैडेट्स होते हैं उनको रेगुलर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके चलते यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा जाए, उसी के बारे में यहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है, ताकि ट्रेनिंग वाला सिलेबस वगैरह वीडियोस के थ्रू यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनको कंप्लीट किया जा सके। तो पेंडेमिक की कंडीशन के याद रखते हुए एनसीसी भी ऑनलाइन आ गई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो आखिर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है इसके बारे में, तो ऑनलाइन सारी चीजें देखने को मिलेगी, वीडियोस रहेंगी, सिलेबस रहेगा, फ्रीक्वेंटली आस्क एफएक्यू आप लोग यहां पर पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या बात है यहां पर एनसीसी के बारे में, एनसीसी जिसको नेशनल कैडेट कोर्प्स आप लोग बोलते हैं, ये ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो यहां पर अगर यूथ इनमें से किसी के भी अंदर जाना चाहते हैं, जिसके अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए यंग जनरेशन के अंदर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये एक तरीके यहाँ पर जो वर्किंग तरीके वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पर जो कैडेट्स होते हैं उनको हाई स्कूल से इसके अंदर एंट्री की जाती है, कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऑल ओवर इंडिया में आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कोई आप लोगों को फोर्स नहीं करेगा यहाँ पर, अपने हिसाब से आप लोग अगर लगता है आप लोग इस एरिया में जाना है। मेरा काफी मन था यहाँ पर लेकिन मेरा जो स्कूल था गाँव में उस टाइम पर, तो 12th क्योंकि मैंने अपने गांव के स्कूल से की है, तो वहां पर उस टाइम पर क्या अब भी नहीं है एनसीसी, तो खैर वहां पर तो पास में सिटी थी, तो वहां पर एडमिशन नहीं लिया। फिर मैंने मतलब एडमिशन मेरा गांव में था तो सिटी में थी वहां पर, तो वहां पर सिस्टम बना नहीं आने जाने की वजह से, की दिक्कत रहेगी आने जाने की, कई सारे मुद्दे बन जाते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिली, जिसके चलते एनसीसी में नहीं ले पाया, वरना बड़ा इंटरेस्ट है यार इसमें मेरा।
अगर बात करें यहां पर एनसीसी के बारे में कुछ और, तो हमारी कंट्री में 1948 में एनसीसी को बेसिकली इंक्लूड किया गया था, ताकि स्टार्टिंग से ही जो हमारी कंट्री के जो बच्चे हैं उनके अंदर देशभक्ति की भावना और उनको आगे आर्मी के लिए तैयार किया जा सके। तो ये एनसीसी जो है उसको दो मिनिस्ट्री यहां पर लेकर चलती है। अगर बात करें डिफेंस जो मिनिस्ट्री है वो डील करती है एनसीसी सेंटर लेवल के ऊपर, यानी कि अगर सेंटर से रिलेटेड जो भी स्कूल है या फिर जो भी आगे चलकर जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं उसमें जो भी सेंटर लेवल पर अगर कोई काम चल रहा है तो डिफेंस मिनिस्ट्री इसको देखेगी। और अगर यहां पर स्टेट के अंदर कोई ऐसा है कि स्टेट के जैसे स्टेट का स्कूल हो गया, ठीक है, उसके अंदर तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखेगी एनसीसी को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखिएगा। एनसीसी जो है यहां पर इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और आज की डेट में अगर बात करें इसको डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं, ठीक है। एक आर्मी ऑफिसर रहते हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक के रहते हैं जो पूरे एनसीसी को हेड करते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता होना चाहिए और अगर बच्चा कोई जाना चाहता है तो उसको जरूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आगे यहां पर बात करते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के बारे में बात की जा रही है। इसके द्वारा यहां पर ट्रांसप्लांट करने की बात की जा रही है 1800 यानी कि 1800 के करीब जो ट्री हैं, ठीक है। तो यहां पर इनसाइड द यूज ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो यहां पर कॉम्प्लेक्स है IGNCA, ठीक है। तो ये पार्ट है यहां पर सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का। तो कोशिश क्या की जा रही है, कई सारे जो पेड़ हैं जैसे उनको निकालकर फिर दूसरी जगह भी लगाया जाता है, उसके चलते भी कई सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए अगर कोई ऐसी हरकतें आप लोग करते हैं कि पेड़ काफी बड़ा हो चुका है, उसको एक जगह से ले जाकर आप लोगों को दूसरी जगह लगाना है, तो ये आसान काम नहीं होता है। अगर इसको इस तरीके की एक्टिविटी की जाए तो ये रहता है कि 50% के करीब जो उसकी कैपेसिटी है वो ऐसा लगता है कि 50% यहां पर लक की चांस है वैसे, ठीक है, कि यहां पर वो ट्री जो है वो सर्वाइव कर पाएगा। काफी अच्छे से आप लोगों को एक प्रोसीजर फॉलो करके चलना पड़ेगा जिसके बेस पर आप लोग काम कर पाएंगे। और अगर सर्वाइव भी कर जाता है तो लगभग 10 ईयर लगेंगे उसको फुल एक कैनोपी ग्रो करने के लिए, जो कि सिमिलर होता है एक ओरिजिनल ट्री के। यानी कि एक तरीके से अगर आप लोग इस कोई बड़ा पेड़ जो है उसको यहां से उखाड़कर कहीं और जाकर लगा रहे हैं तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा उसको ऐसी सिमिलर एक क्रिएट करने के लिए जहां पर वो नेचुरली लगा हुआ था। तो 50% वैसे ही चांस कम हो जाते हैं। तो ये ऐसी जो कोशिश की जा रही है यहां पर अभी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं काफी एक बड़ा इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक पेड़ों से हरी भरी एक एरिया, आप लोग कैपिटल बोल सकते हैं वर्ल्ड में, काफी एक अप्रिशिएट करने लायक ये मूव होता है जब यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाए कि हाँ दिल्ली जो है वर्ल्ड में काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर आप लोगों को पेड़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको आप लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, कुछ ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सारे ट्री ट्रांसप्लांट नहीं किए जाते, जैसे पीपल हो गया, ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को शीशम हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे ट्री हैं जिनको आप लोग एक तरीके से देखिए, कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको कर सकते हैं, जैसे कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सहतूत हो गया, झिलमिल का पेड़ हो गया, तो कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बेसिकली रूट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नीचे तक जो इनकी जो ट्रंक है ये चली जाती है। कई बार तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि जो यहाँ पर ट्रांसप्लांट करना इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 80 से 90 मीटर तक भी, ठीक है, जो कि यहाँ पर चली जाती है ट्रंक कई बार पेड़ की, इतने नीचे तक भी उसकी जो चीजें पहुंची रहती हैं, ठीक है, जिसके चलते अगर उनको आप लोग निकालोगे तो तुरंत वो डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये एडवाइजेबल भी नहीं रहता है कि इस तरीके का कोई स्टेप उठाया जाए, ठीक है, अगर कोई ऐसा पेड़ है तो यहाँ पर देखिए नया पेड़ लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी कई सारे बच्चों के द्वारा शेयर भी किया जा रहा है #SLVRV प्लांटिंग ट्री, तो कई सारे बच्चे शेयर कर रहे हैं यहाँ पर ग्रुप में भी, ट्विटर पर मुझे टैग कर रहे हैं @वीरतारियान पर। तो अच्छा लगता है अगर आप लोग कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, खासकर अभी बारिश भी हो रही है तो पेड़ जरूर लगाइए, खासकर एक तो पेड़ यार कम से कम जरूर लगाइए। और अगर लगा रहे हैं आप लोग तो आप लोग उसको एक तरीके से शेयर कर सकते हैं SLV आर्मी के साथ में जो भी यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा ये एक मुहिम है, अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो जरूर पार्टिसिपेट करना। एक जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है हमारी कंट्री का INS संध्याक, ठीक है। तो ये रिसेंटली यहाँ पर ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे वेसल था हमारी कंट्री में, रिसेंटली अभी इसको डीकमीशन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक जहाज आप लोग बोल सकते हैं जिसको डीकमीशन किया गया है। डीकमीशन मतलब सर्विस से हटा दिया गया है, अब इसकी सेवाएं जो है वो पूरी हो चुकी हैं और एक साधारण आम भाषा में बोलूं तो रिटायर हो गया सर्विस से, ठीक है। जैसे 60 साल की उम्र में जो हम जैसे लोग जब रिटायर हो जाते हैं ना कि हाँ इंसान रिटायर हो गए, तो उसी तरीके से तो यहाँ पर डीकमीशन कर दिया गया है इसको। कहां पर? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर 40 साल तक इसके द्वारा अपनी सर्विस प्रोवाइड कराई गई है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिस्टम है, यहाँ पर ये कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो ये बिल्ड किया गया था यहाँ पर ये है गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग जो कोलकाता के अंदर, इसी के साथ में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो वास्को फॉर द इंडियन नेवी, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ओवर द यहाँ पर 200 के करीब मेजर जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे के द्वारा किए गए, यानी कि जल के अंदर समुद्र के अंदर जो सर्वे करने वाली बात कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको जो लाया गया था तो आप लोग पता चला काफी लंबे समय से सर्वे किए जा रहे हैं, काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। जो शिप है उसके द्वारा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जैसे कि ऑपरेशन जो पवन श्रीलंका में 1987 में, ठीक है,
इसी के साथ में यहाँ पर रेनबो फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाया गया सुनामी के टाइम पर 2004 में। इसी के साथ में इंडो यूएस जो हैदर एक्सरसाइज देखने को मिली, ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पर जो हैदर एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2019 में देखने को मिली। तो ये कई सारे ऑपरेशन में इसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो इस तरीके से जो अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग थोड़ा सा अलग से नोट करके रखिए, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज है काफी इंपोर्टेंट और एक डिफरेंट न्यूज है, क्लाइमेट से रिलेटेड भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। समुद्र के बारे में बात की जा रही है और अगर ऐसी बात है आप लोगों से पूछी जाए तो आप लोगों से बोला जाए कि किसके बारे में बात कर रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 जो है, जो कि बात करता है लाइफ बिलो वाटर, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे भी आप लोग कोरिलेट न्यूज को करके देख सकते हैं। तो क्या क्या बात की जा रही है समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अगर आप लोगों ने कई बार देखा होगा थोड़ा सा कि कई बार ऐसा कुछ देखने को मिलता है समुद्र के अंदर या फिर आप लोग के आसपास तालाब है, ठीक है, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा कई बार काई टाइप में जम जाती है, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ समझेंगे। तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जिसको बोला है सी स्नोट, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है, जो तुर्की के पास में अगर आप लोग जाएंगे, तुर्की के जो है यहाँ पर सी ऑफ ये है यहाँ पर मार्मरा, तो सी ऑफ मार्मरा जो है बेसिकली यहाँ पर ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी को यहाँ पर एशियन सी के साथ में। तो ये तुर्की के आसपास वाला एरिया आप लोगों को मैप में दिखा देता हूं, एक बार जूम करके देखेंगे आप लोग समझ पाएंगे। इधर अपनी प्यारी कंट्री हो गई और यहाँ पर ये हो गया तुर्की, ठीक है। तो जूम करते हैं इसको तभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये आप लोग देखिए ये बीचों बीच में जो आप लोग लोकेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया सी ऑफ मार्मरा, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये पर्टिकुलर सी के बारे में बात की जा रही है। अपनी कंट्री कंपेयर में जरूर देखा कीजिए, ठीक है, तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है, तो समझ लेते हैं क्या क्या बातें हैं। तो बोला गया कि यहां पर इसके अंदर अभी काफी लार्ज स्केल पर आउटब्रेक देखने को मिल रहा है जो यहां पर सी स्नोट का। तो यहां पर सी स्नोट बेसिकली होता क्या है, पहले आप लोग इसको समझिए एक बार। यहां पे कुछ ऐसा देख सकते हैं समुद्र के अंदर कुछ तलहटी पे कुछ ऐसा कुछ जमा जमा आप लोग को देखने को मिलेगा, फिर थोड़ा कुछ नीचे जाके। तो यहां पर सी स्नोट जो है बेसिकली फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया 2007 में। मैरीन जो मैरीज म्यूसिलेज है यहाँ पर बेसिकली ये फॉर्म होता है एल्गी होता है, जो इसको काई बोल देते हैं आप लोग कई बार, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। तो ओवरलोडेड जब न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे पानी के अंदर में, और ये जो वाटर ये है पोल्यूशन तो वाटर का देखने को मिलता है, और क्लाइमेट चेंज के साथ में जब ये मिक्स हो जाता है, क्लाइमेट चेंज यानी कि एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसके अंदर थोड़ी आप लोगों को टेम्परेचर ज्यादा नजर आएगा। तो इसके चलते और ज्यादा एक ऐसी एक्टिविटी बन जाती है जिसके बहुत इफेक्ट जो है इसका काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और ये न्यूट्रिएंट ओवरलोडेड आप लोगों को चीजें यहां पर नजर आएंगी। मतलब क्या इसका मतलब यहां पर ये जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार आसपास में कोई कीचड़ वगैरह अगर कहीं पर है, जैसे आप लोगों को मैं यहां पर दिखा दूं, ये इस तरीके का माहौल आप लोगों ने देखा होगा। तो ये होता क्या है बेसिकली, एक अगर बात करें यहां पर आप लोग न्यूट्रिएंट पोल्यूशन अगर आप लोगों को कोई बोले तो इसके अंदर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को यहां पर जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, तो ऐसी कई सारी चीजें आप लोगों को एडिड नजर आएंगी। ये ऐसी चीज है अगर इसको यहां से निकाल कर खेतों में यूज किया जाए तो ये अच्छे खासे फर्टिलाइजर का काम करेगा, ठीक है। इसको नॉर्मली ये पूरे ओशन को जब ढक लेता है, पूरे तालाब को ढक लेता है, झील को ढक लेता है, तो इसके अंदर जो भी जीव जंतु रहते हैं उनके लिए सर्वाइवल की बात आ जाती है, उनकी जान जाने लगती है। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। आखिर ये आता कहां से है, तो ये नेचुरली ओकर होता है अगर देखा जाए तो, ठीक है। वेदरिंग जो रॉक्स होती है उसकी वजह से भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, कुछ चीजें मिक्स हो जाती हैं पानी के अंदर में, ठीक है। जैसे कि ट्रीटेड नहीं किया गया पानी को तो उसके अंदर जैसे ऐसी चीजें जमने लगती हैं, पानी चल नहीं रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, तो वो रुक गया एक जगह, तो पानी सड़ने लगता है, ऐसे भी कई बार बोला जाता है। तो ये इसके बारे में बात की जाती है कैसे इसको इंप्रूव करना है। अभी वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट किया गया, याद है ना किस दिन, 8 जून को सेलिब्रेट किया गया, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था अभी, ठीक है, 2 दिन पहले ही। तो यहां पर इसकी थीम क्या थी, थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, यानी कि जो ओशन समुद्र के अंदर जो भी है, जो लाइफ और उसी के साथ में आजीविका, ठीक है, तो जीवन और आजीविका। तो ये आप लोगों को मैंने सारी चीजें समझाई थी। तो कुछ ऐसा माहौल जब देखने को मिलता है तो न्यूट्रिएंट ओवरलोडेड रहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये चीजें और बढ़ती हुई नजर आती है। तो काफी एक विस्कस या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि ये फोमी टाइप में, ऐसा नहीं से मैंने दिखाया आप लोगों को, कुछ ऐसा आप लोगों को बनता हुआ नजर आता है, कुछ ऐसा आप लोगों को बनता हुआ नजर आता है। तो इसकी वजह से एक ह्यूज इंपैक्ट यहां पर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो समुद्र के अंदर जो लाइफ है उनके ऊपर भी काफी इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और ये एक तरीके थ्रेट क्रिएट करने लगता है। थ्रेट किसके लिए क्रिएट करने लगता है, तो देखिए आप लोग कंसर्न का क्या रीजन होता है, तो मैरीन जो इकोसिस्टम है कुछ भी अगर सर्वाइव कर रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, तो सूरज की रोशनी, क्योंकि उसी से चलकर आप लोगों की फोटोसिंथेसिस होती है, जिसको हिंदी में आप लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। तो उसी के चलते चाहे कोई समुद्र के अंदर है चाहे कोई पृथ्वी पर है, वो अपना खाना बनाते हैं जिनके अंदर ग्रीन कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से अगर ऐसी चीजें देखने को मिले तो मास डेथ होने लगता है। यहाँ पर जो फिश पॉपुलेशन है, यानी कि जो भी समुद्र के अंदर जो फिश है वो मरने लगती है, ठीक है। एक्वेटिक जो भी पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म होने लगते हैं।
कोरल रीफ के बारे में अगर बात की जाए तो कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो इसके चलते जो फिशरमैन है उसके ऊपर जो डिपेंडेंट रहते हैं उनकी जिंदगी सदमे में आने लगती है, ठीक है। और कई सारी बीमारी भी जो पानी से, वाटर बोर्न डिजीज, जैसे आप लोग देखना कई सारी की बीमारी आप लोगों ने डायरिया वगैरह, ठीक, क्लोरा वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी, ये सारी इसी से होती हैं। तो और लार्ज स्केल पर ये जनता को इंपैक्ट करने लगता है, तो इसीलिए जरूरी है कि इसको कंट्रोल किया जाए। अगर बात करें यहां पर जो सी ऑफ मार्मरा के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, इसको प्रोटेक्टेड जोन की तरीके से देखा जा रहा है, इसको अच्छे से रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, पोल्यूशन वगैरह इसके अंदर, और इंप्रूव किया जा रहा है ट्रीटमेंट जो वेस्टेज वाटर है जो भी इसके अंदर मिलाया जाता है। तो तुर्की के अंदर बिगेस्ट आप लोग मैरीटाइम एक क्लीन अप ऑपरेशन इसको बोल सकते हैं, जो कि लोकल एरिया जो आर्टिस्ट है, जो एनजीओ है, सब मिलकर साथ में आ गए इसको बचाने के लिए। तो इसके चलते यहां पर लग रहा है कि चीजें जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल यहां पर कर पाएंगे। एक और छोटी सी बात अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं, कई सारी आप लोग ये चीजें भी आप लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि बात की जाए यहां पर ये इस तरीके से सरफेस को कवर कर लेते हैं, तो कई बार देखने को मिला कवरिंग द सरफेस और ऑल्सो स्प्रेड 80 to 100 अगर फीट बिलो वाटर, यानी कि पानी के अंदर भी कई बार तो जो बॉटम होता है ना पानी का, उसको कवर कर ये बैठ जाते हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो फिशरमैन को काफी लार्ज स्केल पर कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, और ये एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर मछलियां मरने लगती है। दूसरी बात देखने को मिलेगी जो इनका नेट होता है, जो जाल नहीं होता है जिससे मछलियां पकड़ते हैं ये, ठीक है, तो उसके अंदर जब ये चीजें आती है तो काफी हैवी हो जाता है, तो वो जाल जो है वो आगे खींच नहीं पाता है। कई बार तो इनका जाल जो है वो खींच ही नहीं पाते हैं, वो उसी के अंदर अटका हुआ रह जाता है। और अगर जाल जो है समुद्र में अटका रह गया आगे, फिर उसके अंदर मछली आएंगी, कई सारी मछली फंस जाती हैं, वो मर जाती हैं, गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, निकल ही नहीं पाती हैं, वो दिक्कत देखने को मिलेगी। दूसरा जो मछुआरे हैं उनको भी जब जाल वो डाल देते हैं और उसके अंदर ये काई टाइप में नुमा ये चीजें चिपक जाती हैं, तो ये मछली को विजिबल हो जाता है, तो मछली भी दूर भाग जाती है, मछली भी इनके पकड़ में नहीं आती है। तो दोनों को ही काफी नुकसान देखने को यहां पर मिलता है। तो फिश और फिशरमैन यानी कि मछली और मछुआरे दोनों की जो लाइफ है यहां पर इसकी वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ये भी एक काफी बड़ी दिक्कत यहां पर सामने निकल कर आती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा अभी न्यूज में आ गया है। तो एक पूरा आर्टिकल आप लोगों के सामने हो गया, ये जो आप लोगों के सामने है, तो ये एक्सप्लेन में भी इसको कवर किया गया था, तो चीजें मैंने आप लोगों को ढंग से समझाई, तो ये बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। आंसर राइटिंग में भी अगर कहीं लिखना चाहते हैं तो अच्छे से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं एसएलवी से रिलेटेड जिन्होंने द फैमिली मैन ये सीरीज देखी है? ये अमेजन की ओरिजिनल सीरीज है यहाँ पर ये, तो आप लोगों ने इसको देखा होगा। एक साइड में तो फैमिली चल रही है और एक साइड में काम चल रहा है, ठीक है, एज ए एजेंट, ठीक है। तो ये काम जो अभी देखने को मिलता है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ऐसा एजेंट जो है यहाँ पर ये वो रिटायर हो जाता है, और आगे चलकर उसके ऊपर क्या क्या कंडीशन लगाई जाती है उसके बारे में हम लोग इस आर्टिकल के अंदर बात करेंगे। तो ये एक नेशनल न्यूज है यहाँ पर ये, इसके बारे में अगर बात करें तो न्यू पेंशन रूल फॉर सिविल सर्वेंट, जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके लिए न्यू पेंशन रूल होते हैं, उस पेंशन रूल में क्या क्या बातें की जा रही हैं। तो ये पेंशन देने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सही है, अपनी जगह पेंशन मिलती रहती है, पर लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या क्या प्रतिबंध उनके ऊपर रहते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी अमेंड किया गया यहाँ पर जो पेंशन रूल है, ताकि रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सके इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसर्स हैं, जब रिटायर होते हैं उनके ऑफिशियल के जो मेंबर, उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा प्रतिबंध लगाया जा सके ताकि जनता में वो सारी बातें निकलकर सामने न आए, ठीक है। अगर बात करें यहां पर तो गवर्नमेंट के द्वारा अमेंड किया गया है रूल 8 यहां पर, जो कि यहां पर बात करते हैं जो यहां पर सेंट्रल सिविल सर्विस की पेंशन रूल 1972 में ये जो रूल लाया गया था इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो सेंटर के द्वारा नोटिफाई किया गया सेंट्रल सिविल सर्विस जो पेंशन अमेंडमेंट 2020 में, तो कई सारी चीजें लाई गई। हालांकि 47 टाइम यहां पर अब तक यहां पर इसको ये चेंज कर चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है यार ये सारी चीजें नेशनल सिक्योरिटी की बात जब आ जाती है तो नेशनल सिक्योरिटी खतरे में न पड़ी, इसलिए सारे स्टेप ऐसे उठाए जाते हैं, तो उसी के चलते ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और जो अमेंडमेंट रूल 8 के अंदर किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर कल को जो भी यहां पर सिक्योरिटी ऑफिसर है जैसा उसको बोला गया उस तरीके से अगर पैटर्न फॉलो नहीं करेगा तो उसकी पेंशन को विड्रॉ किया जा सकता है, पेंशन को रोका जा सकता है, और इसी के साथ में और भी कई सारी उसके ऊपर एक तरीके से उसके ऊपर एक्शन लिए जा सकते हैं। अगर वो यहां पर पता चला कल को अपनी किताब लिखने बैठ गया और पूरी राम कहानी लिख दी जो भी सिक्योरिटी में कर रहा था, ठीक है। जैसे यहां पर ये भाई साहब अगर मनोज तिवारी साहब जो है इसमें, तो यहां पर बैठ जाए और पूरा राम कहानी जो भी वहां पर चल रही है वो सारी बाहर लिख दी, तो आप लोग सोचिए कि क्या थ्रेट यहां पर नेशन को हो सकती है सिक्योरिटी के नाम पर। तो इसके चलते यहां पर यहां पर ताकि एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते रहे, तो ये यहां पर काम किया जाता है। 2008 में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, इसके अंदर इंसर्ट की गई कई सारी कंडीशन, ताकि रिटायरमेंट के बाद में जो इंटेलिजेंस ऑफिसर या ऑफिशियल है वो पब्लिश न करे कोई भी मटेरियल जो भी यहां पर देखने को मिलता है, जैसे कि अपनी देश को कोई इंपैक्ट करे, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को हट करे, सिक्योरिटी को हट करे, स्ट्रेटजी को हट करे, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हट करे देश के, इसी के साथ में फॉरेन राज्य के साथ में, कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन जो है उसको हट करे। तो ये कई सारी बातें यहां पर बताई गई हैं टाइम टू टाइम। तो रूल 8 जो है यहां पर वो प्रतिबंध करता है इनको कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों को शेयर नहीं करनी है, यू आर नॉट बाइंडिंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर लॉ, ठीक है। तो ये आप लोग बाइंडिंग नहीं है इसको लेकर, तो आप लोग यहां से हट सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर फॉर्म 26 यहां पर
साइन किया जाता है कि अगर कुछ भी आप लोगों को पब्लिक के अंदर लेकर आना है तो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से आप लोगों को यहां पर बात करनी पड़ेगी। डायरेक्टली आप लोग कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे, हालांकि बोलना ही नहीं है, ठीक है। और भी कई सारे अमेंडमेंट किए जा रहे हैं कि पर्सनल भी आप लोगों को चीजें यहां पर शेयर नहीं करनी है, जो भी आप लोगों की नॉलेज में है कुछ भी ऐसी चीजें ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी पब्लिक में लेकर नहीं आना है। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह, कल को अगर आप लोग मिलिट्री से अगर आप लोग रिटायर हो जाते हैं कई बार, तो बता देते हैं हाँ वहां पोस्टेड थे, ये चल रहा था वो चल रहा था, वो सारी चीजें अपनी जगह पर, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करनी है कि हाँ पाकिस्तान के टाइम पर जो वो ऑपरेशन चलाया था वो ऐसे ऐसे था, वो सारी चीजें थी। तो ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अगर बात की जाए तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, नॉर्मली मिलिट्री के ऊपर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में बात की जा रही है, जैसे इंटेलिजेंस जो यहां पर ब्यूरो हो गया, ठीक है, रो हो गया, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो गया, सीबीआई, एनसीबी या बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, जो यहां पर ये पर्टिकुलर ऐसे ऑपरेशन चलाते हुए नजर आते हैं कई बार। तो ये मिलिट्री भी इसके अंदर हो सकती है, वैसे मिलिट्री भी हो गया, आर्मी वगैरह, ये सारी चीजें, क्योंकि उनके द्वारा भी ऑपरेशन चलाए जाते हैं। तो टोटल 26 के करीब ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, ये टोटल मिलाकर अगर देखा जाए, ठीक है, जिनको यहाँ पर इसके अंदर अगर बात करें तो इनको ये नहीं रहता है कि सारी इंफॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करानी है, ठीक है, ताकि यहाँ पर इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो निकलकर सामने न आए, ठीक है, ताकि देश जो है, देश की सुरक्षा पहले, बाकी सारी चीजें चलती रहती है यार। देख लेना वैसे इसको एक बार जाकर, इसको एक बार चेक कर लेना आप लोग, जो भी अगर इसके अंदर चीजें हैं। वैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए देश की सिक्योरिटी के लिए तो चीजें कवर इस तरीके से रहनी चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट ये न्यूज निकल कर आ रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, काफी फायदेमंद आप लोगों के लिए हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं उन लोगों के लिए जो अपना घर किराए पर देते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो घर किराए पर लेते हैं। तो दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो देखिए चीजें इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन जो नॉर्मल लाइफ में इसका और भी ज्यादा आप लोगों को इंपॉर्टेंस नजर आएगा। तो जब मैं यहां पर डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ये चीजें कुछ ऐसी भी होंगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना घर किराए पर दे रखा है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किराए पर ले रखा है। तो दोनों के लिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको थोड़ा सा। तो बात की जा रही है मॉडल जो टेनेंसी एक्ट के बारे में, यानी कि एक तरीके से जो आप लोग ने कि किराए पर घर देना और किराए पर घर लेना, तो उससे रिलेटेड जो भी यहां पर रूल और प्रोविजन है उसके बारे में बात की गई है। तो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर इसको अप्रूवल दे दिया गया है। तो बेसिकली ये जो रूल है ये फॉलो करने हैं, और इसके चलते हमारी कंट्री में, ताकि कोई दिक्कत ना देखने को मिले, इसको घर लेना है या फिर जिसको घर किराए पर देना है, तो दोनों के लिए फायदा देखने को मिले। इसका जो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट मतलब एक खाका तैयार किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा 2019 में। अब उसको यहां पर एक जामा पहना दिया गया ताकि जनता के सामने इसको रखा जा सके और सारी चीजें प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट की जा सके। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो चीज वो है यहां पर ये कि दोनों के लिए जो जो चीजें हैं, प्रोविजन है, वो यहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे पहला तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कहीं भी आप लोग घर किराए पर लेते हैं या फिर घर किराए पर देते हैं, तो एक रिटर्न एग्रीमेंट मैंडेटरी है, यानी कि एग्रीमेंट होना जरूरी है जो किराए पर रहने वाला है और जो किराए पर देने वाला है, दोनों के बीच में, यानी कि ओनर के बीच में और किराएदार के बीच में ये जरूरी है कि एक एग्रीमेंट हो, ये जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चलना चाहिए, यानी कि इसके बिना घर किराए पर नहीं देना है। कल को अगर कुछ दुर्घटना घटी तो फिर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की है, ठीक है। तो वो नहीं कहते कि यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, तो वही बात यहां पर बोली गई है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, एक ऐसी ऑथोरिटी बनाई जाएगी हर एक राज्य के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर, जहां पर रजिस्ट्री की जा सके, यहां पर अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट वगैरह है उसके बारे में ध्यान रखा जा सके, ठीक है। और इसके लिए सेपरेट कोर्ट भी होने चाहिए। पता चला कल को कोई लड़ाई हो गई मकान मालिक के अंदर और किराएदार के बीच में, तो उसको सुलझाया जा सके जल्दी से जल्दी। ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक वो चीजें कोर्ट में पड़ी हुई हैं, खींची जा रही हैं, ठीक है। तो इसके चलते एक सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकल कर आए ताकि आगे लंबे समय तक ये चीजें न खींचे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। रीजन क्या है, अगर आप लोग कहीं पर किराए पर किसी को कमरा देते हैं या फिर किराए पर कमरा आप लोग लेते हैं, तो मैक्सिमम 2 महीने का आप लोग रेंट जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ले सकते हैं, या फिर आप लोग किराए पर ले रहे हैं तो दे सकते हैं। यानी कि अगर मकान देने वाला मकान लेने वाले के बीच में एग्रीमेंट के बारे में बात करें, तो मैक्सिमम 2 महीने का रेंट जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर ले सकता है। कोई आप लोगों को बोले कि यार 1 साल का रेंट सिक्योरिटी के तौर पर देना पड़ेगा, तो वो कानून के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, अगर नॉन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए कोई आप लोगों को कंपनी वगैरह कुछ और स्टैब्लिश करना है, अगर उसके लिए आप लोग कोई प्रॉपर्टी किराए पर ले रहे हैं, तो 6 महीने तक का आप लोग यहां पर अपना जो बेसिकली जो सिक्योरिटी डिपॉजिट यहां पर दे सकते हैं। उससे फालतू अगर कोई मांगता है तो बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो वैसी बातें हो गई। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें, आप लोगों ने देखा हो कहीं रूम ले लिया तो पता चला उसकी टोटी टूट गई, ठीक है, सॉकेट खराब हो गया, किचन में कोई अप्लायंसेस है वो खराब हो गया, जैसे कि कई सारी चीजें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या बातें बोली गई इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में, तो इसको इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। बात की जा रही है कि लैंडलॉर्ड जो है वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा अगर कोई स्ट्रक्चरल रिपेयर होना होता है, जैसे कि दीवार को व्हाइट वॉश कराना है, ठीक है, वो सारी चीजें, या फिर डोर वगैरह, दरवाजे वगैरह, विंडो वगैरह टूट गई है उसको मतलब रिपेयर कराना है, तो वो नॉर्मल तरीके की चीजें वो यहां पर कवर करेगा। पर लेकिन जब वो कवर कर कर आप लोगों को रूम देगा और उसके बाद में जो डैमेज होगा उसमें आप लोग क्या क्या रिपेयर करवाना है वो है। तो जो बेसिकली ड्रेन क्लीनिंग, यानी कि एक तरीके से जो भी किचन के अंदर जो चीजें देखने को मिलती हैं, पानी भर रहा है, वो सारी चीजें वहां पर जो आ रहा जा रहा है उसको कैसे क्लीन करके रखना है, ताकि पता चला बारिश होगी, आप लोगों ने वहां क्या रखा है, जहां से पानी निकलता है उसके ऊपर आप लोगों ने कोई ईंट रख दी उठाकर, ठीक है, कोई उसके ऊपर पत्थर रख दिया, पानी नीचे जा नहीं रहा है, पूरा घर घर पानी से हो गया, तो वो नहीं होना है, ठीक है। स्विच या सॉकेट वगैरह जो भी है, जैसे मान ला पता चला एक आलसी आदमी है अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसको जो है स्विच उठकर बंद ही नहीं करना है, तो चप्पल मारी उठाकर फेंक कर स्विच के ऊपर, ठीक है, उसको बंद करने के लिए स्विच टूट गया तो मकान मालिक तो लगाएगा नहीं, तो ये आप लोगों को ही रिपेयर करना है, ठीक है। इसी के साथ में किचन के अंदर जो भी फिक्सचर है, जैसे कि आप लोग एग्जॉस्ट फैन के बारे में बात कर लीजिए, या फिर कोई ऐसा अप्लायंसेस और भी लगा है, गैस वैस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वहां पर, ठीक है, कोई अगर प्रॉपर एक मॉड्यूलर किचन बनी हुई है तो उसके बारे में बात करें, पता चला उसके सारे जो नहीं है दरवाजे, उसके जो भी खिड़की जो भी सारी उखाड़ फेंक दी, तो वो वाली चीजें कई बार जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना उसमें बड़े मजे लिए जाते हैं इन सब चीजों के साथ में, तो उसके बारे में बात की जाती है। इसी के साथ में रिप्लेसमेंट की बात की जाती है, ग्लासेस जो पैनल विंडो के, पता चला तोड़ फोड़ दी, वहां पर चप्पलें फेंक के मारी जा रही है, या कि उसमें रूम के अंदर ही क्रिकेट खेला जा रहा है, ठीक है, तो उड़ा दी यहां पर विंडो, ठीक है। या डोर का मेंटेनेंस कोई ऐसा है, कोई गार्डन का मेंटेनेंस बात करें, ओपन स्पेस जहां पर बैठने के लिए कोई भी ऐसी सर्विस जो आप लोग यूज करें और आप लोगों ने डैमेज कर दिया उस टाइम पर, जो कि एग्रीमेंट के अंदर भी कवर नहीं होते नॉर्मली, ठीक है, तो वो आप लोगों को ही यहां पर रिपेयर इसको कराना पड़ेगा, ओके। एक और इंपॉर्टेंट बात ये मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी, अगर देखा जाए तो इसको क्या होता है, कई बार कई सारे बच्चे रूम लेकर रह रहे थे, ठीक है, मकान मालिक आ गया ठक ठक ठक, यार ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया, वो कैसे हो गया, आगे से लैंड ओनर को 24 आवर पहले नोटिस देना पड़ेगा कि वो रेंटल जो प्रीमाइसेस है उसमें एंट्री करना है, ठीक है, रिपेयर के लिए या फिर रिप्लेसमेंट के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी टाइम आकर आप लोगों को बोलते हैं आप पढ़ रहे हैं तो यार ये पंखा चेंज करवाना है, पंखा ना थोड़ा धीमा चल रहा है, अरे 24 घंटे पहले बताओ, कुछ जुगाड़ हम लोग देखेंगे उसका। तो ये बातें यहां पर की जा रही है। इसी के साथ में ये मकान मालिक को भी थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि सामने वाले को उस टाइम पर जाके बातें करें कि यार किस टाइम आप लोग फ्री हैं, तो मैं अगले दिन या फिर उससे अगले दिन आ जाऊंगा, ताकि सामने वाला भी अपना कुछ अरेंजमेंट कर सके। तो ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी, जो कि नॉर्मली आप लोगों की जो प्राइवेसी है वो भी यहां पर हनन नहीं होगी अगर देखा जाए तो। अब बात आ गई यहां पर, अगर कोई प्रॉपर्टी है जहां पर आप लोगों ने किराए पर ले रखी है वो खाली करनी है और मकान मालिक को वो खाली करानी है, तो अगर एग्रीमेंट में जो जो बातें लिखी हुई हैं मकान मालिक ने वो सारा फुलफिल कर दिया, नोटिस भी आप लोगों के पास में भेज दिया जो उस एग्रीमेंट के हिसाब से कि हाँ यार उस दिन वो प्रॉपर्टी खाली करनी है, और यहां पर अगर जो किराएदार हैं वो खाली करने में सहमत नहीं हो पाते हैं, या फिर जो पीरियड उनको दिया गया था टाइम पीरियड वो उसमें उसको खाली नहीं कर पाते हैं, तो उसके चलते लैंडलॉर्ड को पावर मिल जाती है। फिर वो क्या कर सकते हैं, जो भी वो किराया ले रहा है, तो यहां पर बात की जा रही है डबल द मंथली रेंट फॉर 2 मंथ, यानी कि अगर 2 महीने के अंदर आप लोगों ने उसको खत्म नहीं किया, एक तरह से निकले नहीं वहां से या उसको छोड़ा नहीं, तो अगले 2 महीने में आप लोगों को डबल किराया देना पड़ेगा, और इसी के साथ में उसके बाद में भी अगर खाली नहीं किया तो फिर 4 गुना किराया आप लोगों को देना पड़ेगा, और ये लो के हिसाब से काम चलेगा, यानी कि आप लोगों को देना पड़ेगा, वरना कोर्ट में ले जाएगा सामने वाला पर्सन, और फिर उसके हिसाब से आप लोगों के ऊपर पेनल्टी लगेगी, हो सकता है और ज्यादा चीजें यहां पर आप लोगों को झेलनी पड़ जाए इसके अंदर। तो ये सारी चीजें जो है नॉर्मल घर में रह रहे हैं उसके चलते जो बात की जाती है उसके बारे में सारी चीजें बेसिकली यहां पर बताई गई है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं यहां पर बात करूं, ये जो चीजें हैं इसके किसके ऊपर इंप्लीमेंट की जा रही है और कहां पर इंप्लीमेंट नहीं होगी उसके बारे में कुछ और बातें की जा रही हैं। तो इट विल अप्लाई टू जो प्रीमाइस रहते हैं, ठीक है, जिनको जैसे रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फिर एजुकेशन के लिए, ठीक है, तो उनके बारे में अगर हम लोग बात करें उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट होने वाला है, ठीक है, कमर्शियल के लिए भी या फिर एजुकेशन जो एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूशन आप लोगों को खोलना है, पता चला कल को चलकर मान लो मैं कहीं कोचिंग खोलने लगूं तो इस तरीके से बातें करने लगूं कि हाँ यार मुझे ये पर्टिकुलर वो नहीं है कि ब्लॉक टाइम पर मुझे चाहिए यहाँ पर ये यूज करने के लिए, तो उस तरीके से बोल सकते हैं, तो उस पर भी सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी। इसी के साथ में इंडस्ट्रियल यूज के लिए आप लोगों ने वहां पर कोई फैक्ट्री सेट कर दी, ठीक है, आप लोग वहां पर कोई किताबों बनाने की फैक्ट्री या फिर कोई और आप लोग फैक्ट्री सेटअप कर दी, उसके लिए फिर अलग से रूल और रेगुलेशन देखने को मिलेगी। इसी के साथ में ये कवर नहीं करेगा होटल वगैरह हो गया, लॉज वगैरह हो गया, वो भी यहां पर इसके अंदर कवर नहीं करेगा, ठीक है।
तो यानी कहने का मतलब ये कि ये बेसिकली जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल में भी ऐसा नहीं कि यहां पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो उनके लिए अलग से रहेगा, ठीक है। और जो भी आज की डेट में जो ऑलरेडी एग्रीमेंट चल रहे हैं, ठीक है, नोट अफेक्ट एग्जिस्टिंग जो टेनेंसीज हैं, जो अभी फिलहाल का जो एग्रीमेंट चल रहा है, मान लीजिए आप लोग ऑलरेडी एक एग्रीमेंट में है, तो नॉर्मली जो एग्रीमेंट होता है वो 11 महीने का होता है, तो जैसे ही वो एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद से फिर ये चीजें आप लोग की इंप्लीमेंट होती नजर आएगी। फिलहाल जो एग्रीमेंट है वो कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये तो हो गई कुछ नॉर्मल बातें जो आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। बाकी कुछ ऐसी बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि आखिर ये स्टेप क्यों उठाया जा रहा है। हमारी कंट्री में जब जनगणना की गई थी 2011 की, उस टाइम पर यह माना जा रहा है कि हमारी कंट्री में लगभग 1.1 करोड़ के करीब जो हाउसेज वगैरह हैं वो खाली पड़े हुए थे, यानी कि जैसे कि कोई अमीर आदमी घर बना बनाकर डाल दिए। तो हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक का टारगेट है, सबके लिए घर प्रोवाइड कराना है, तो उसके चलते यहां पर कुछ ऐसी स्कीम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को घर मिल सके और जल्दी से जल्दी अगर कोई लड़ाई हो रही है उसका सोल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। तो उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, पर लेकिन एक काफी बड़ी दिक्कत भी है इसके सामने। रीजन क्या है, अगर आप लोग संविधान के अंदर जाएंगे 7वें शेड्यूल के अंदर, तो 3 लिस्ट रखी हुई है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अगर सेंट्रल लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है तो सेंट्रल लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है तो स्टेट लॉ बनाएगा, पर लेकिन अगर बात करें कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है तो यहां पर ये बेसिकली दोनों लॉ बना सकते हैं। अगर बात करें एक्ट जो है ये बाइंडिंग नहीं होगा स्टेट के ऊपर, जो यहां पर अभी इसके अंदर लाया गया है। रीजन क्या है, क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, लैंड एंड द अर्बन डेवलपमेंट जो है वो स्टेट के अंदर आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती है जो ये बातें मैंने बोली हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसके लिए क्या क्या रूल और रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं, और उसी के हिसाब से सारे काम होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो इसलिए हर एक राज्य में इसके अलग अलग प्रोविजन देखने को मिल सकते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक पूरा एक रूल और रेगुलेशन ला दिया है, ये कोई जरूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट उसी सारे पैटर्न को फॉलो करती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, आई होप कि आप लोगों को कुछ चीजें जो एक नॉर्मल जो लाइफ होती है आप लोगों की रेगुलर लाइफ, उसमें फायदा पहुंचाएगी, और एग्जाम के लिए तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर इसके बाद में भी कोई आप लोगों का डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर उसको आगे जो लेक्चर लूंगा उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। काफी प्यारी न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं जिसके बारे में बात करें डिफेंस के बारे में। और अगर डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाए कि 2020 रिफॉर्म इन 2020, ये किसके द्वारा ये अभी यहां पर ई बुकलेट लॉन्च की गई, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ई बुक लॉन्च की गई। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पर देखने को मिली हमारी कंट्री में, तो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बिपिन रावत साहब है, यहां पर उनको अपॉइंट किया गया पहली बार हमारी कंट्री में, जिसके चलते डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर जिसको डीएम में यहां पर क्रिएट किया गया, ताकि जो आर्मी एयरफोर्स नेवी है उसमें एक सिंक्रोनस वे में चीजों को आगे लेकर चल सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारे देश में लेगा, जिसके बारे में याद रखिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात करें यहां पर, तो मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस सेक्टर में जो चीजें बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते थे उनको अपनी ही कंट्री बनाया जा रहा है। डिफेंस एक्वाइजिशन के तहत कई सारी चीजें चेंज की गई, ताकि जो प्रोक्योरमेंट जो रूल है उसके अंदर चेंज लाया गया, ताकि अपनी कंट्री में चीजों को हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट करके चल सके। यानी कहने का मतलब यह कि अब हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर हो सके, बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हम लोग न रहे। तो कई सारे चेंज किए गए, ध्यान से सुनिएगा, ये आप लोगों से एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। हमारी कंट्री में अगर बात करें तो बात की जा रही है सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेकर चला जा रहा है, ताकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके और हमारी कंट्री में अपने देश में हम लोग चीजों को खरीद सके। 5 जो राफेल फाइटर हैं वो हमारे देश में आगे जुलाई 2020 में, आगे भी कई सारे आने वाले हैं। प्रमोट किया जा रहा है इनोवेशन बाय द यंग माइंड, जो 5 यंग साइंटिस्ट जो लैबोरेटरीज ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च की गई, जिसमें यंग साइंटिस्ट को रखा जाएगा 2020 में। डीआरडीओ के द्वारा ज्वाइन किया जा रहा है हैंड प्राइवेट सेक्टर के साथ में डिजाइन और डेवलपमेंट और आइडेंटिफाई करने के लिए 108 सिस्टम और सब सिस्टम जो भी इंडस्ट्री के अंदर, ताकि डिजाइन डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जा सके अपने ही देश में और बाहर के ऊपर डिपेंडेंसी न रहे। डायरेक्टरेट बात की जा रही है डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, तो इसके चलते भी अगर प्री डिलीवरी उनकी क्वालिटी चेक रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई फालतू का प्रोडक्ट बनाया और प्राइवेट ने भेज दिया, ऐसा नहीं है। तो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, उसको एड्रेस करने के लिए पहले से उसको चेक किया जाएगा, तब चीजें आगे बोलेंगी। आर्मी के द्वारा यहां पर आर्म फोर्स जो ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसके चलते अगर कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में कोई दिक्कत है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इसको इंप्लीमेंट किया गया अगस्त 2020 में, ताकि लड़ाई को जल्दी से सुलझाया जा सके। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट में आप लोग ब्रो बोलते हैं, तो इसके द्वारा भी काफी अच्छे से काम किया जा रहा है, ताकि चीजों को अच्छे से हम लोग लेकर चल सके और कहां पर डेवलपमेंट है उसको ढंग से अचीव कर सके। और टारगेट से पहले अचीव कर लेती है ये ब्रो कई सारे काम, ठीक है। तो आप लोग ब्रो की तरह बनो, ठीक है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल अभी हमारी कंट्री में लगभग 10,000 फीट रोहतांग ओन लेह जो मनाली हाईवे है वहां पर इनॉग्रेट किया गया, तो ये भी एक काफी अच्छी बात बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर हमारी कंट्री में इंडियन आर्मी के रिलेटेड अगर बात करें तो परमानेंट जो कमीशन था यहां पर अभी ओपन किया गया, खासकर गर्ल्स के लिए, जो कि अब तक शॉर्ट कमीशन में वो रहती थी। तो ये काफी बड़ा एक चेंज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, खासकर वुमेन इंपावरमेंट इन इंडियन आर्मी। ओके,
कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहां पर, जो भी ऑल सैनिक स्कूल जो है यहां पर ये, ठीक है, वो गर्ल्स के लिए ओपन कर देंगे। आप लोगों ने देखा होगा यहां पर बॉयज के एडमिशन नॉर्मली देखने को मिलते थे, तो 2020-21 सेशन के लिए गर्ल्स के एडमिशन भी वहां पर अलाउ कर दिए गए हैं। इसी के साथ में जैसे मैंने बोला ना कि एनसीसी वगैरह मेरे गांव वाले एरिया में नहीं थी, तो वहां पर अभी रिमोट लोकेशन पर भी एनसीसी को पहुंचाने की बात की जा रही है, जो कि एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, जो एनसीसी जो कैडेट्स हैं उनको सेंट्रल आर्म फोर्स के अंदर यहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा उनको एनसीसी को यहां पर A-B-C सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं उसी के हिसाब से। तो सी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कि ये सर्टिफिकेट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे और गांव वाले एरिया के अंदर उनको फायदा दिया जाएगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर अगर कोई रिक्रूटमेंट होता है तो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आर्म फोर्स जो है उसके द्वारा बेसिकली एड और जो सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहां पर कोविड-19 के से लड़ने के लिए काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। आप लोगों ने देखा होगा काफी सारी इंस्ट्रूमेंट जो है, कई सारी चीजें यहां पर अभी जो डीआरडीओ के द्वारा भी यहां पर सेटअप किए गए। कोविड-19 से रिलेटेड कई सारे जो पेशेंट्स हैं उनको टैकल किया गया, तो काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। आर्म फोर्स के अंदर अगर कंट्री के अंदर कोई डिस्ट्रेस हो रहा है, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कोई भी ऐसी कंडीशन बन रही है, कोविड-19 आ गया, तो आर्म फोर्स हमेशा तत्पर रहती है देश की सहायता करने के लिए। इंडियन नेवी के द्वारा कई सारे रिलीफ मिशन भी चलाए गए 2021 में। आप लोगों ने देखा ना कि अभी यहां पर वंदे भारत मिशन भी चलाया गया और भी कई सारे मिशन हमारी कंट्री में भी देखने को मिले। तो यहां पर अलग अलग जैसे कि श्रीलंका, मालदीव से अपने लोगों को निकाल कर लाया गया, और इसी के साथ में रिलीफ के पैकेज भी कई जगह पहुंचाए गए और वापस लाए गए, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो कई सारे ऐसे एरिया हैं जिनमें काफी अच्छे से काम किया जाता है, ठीक है। तो एक आइडिया जरूर रखिएगा। आगे यहां पर बात की जा रही है गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, और ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच करने वाली जो बीमारी थी वो हमारे देश में काफी हद तक खत्म हो गई है, उसी के बारे में बात की जा रही है। अभी यहां पर फेज सेकंड ये लॉन्च किया गया, जिसके चलते यहां पर कोविड-19 के चलते भी 1249 गांव हैं, इनके 1249 जो विलेज हैं उनको ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस की कैटेगरी में डाल दिया गया है। सबसे बड़ी चीज होती है बिहेवियर चेंज। घर में शौचालय बना हुआ है पर यूज नहीं करना है, जाना है खेतों में ही शौच करने, तो वो काफी लार्ज स्केल पर चेंज किया गया। हर एक विलेज के अंदर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की कोशिश की गई ताकि चीजों को सुधारा जा सके। स्वच्छ भारत जो फेज सेकंड था फरवरी 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लाया गया ताकि सस्टेनेबल बनाया जा सके चीजों को। और सॉलिड लिक्विड मैनेजमेंट गांव वाले एरिया में तो कोई बात नहीं करता ना इनके बारे में, तो गांव वाले एरिया में भी इनके बारे में बात की जा सके और सिचुएशन को सुधारा जा सके, तो उसके चलते यहां पर ये सारे काम बेसिकली किए गए, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये। अगर आगे बात करें, यहां पर इंप्लीमेंट किया गया 2020-21 से लेकर 2024-25 तक का जो मिशन है, और इसके चलते 1,40,881 यानी कि 1,40,881 करोड़ रुपए यहां पर दिए जाएंगे। और ये फंडिंग जो है किस पैटर्न में देखने को मिलेगी, तो देख से आप लोगों को लगता है यहां पर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सॉरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है यहां पर ये। यानी कि अगर आप लोग जाते हैं नॉर्थ ईस्ट राज्य के अंदर में, हिमालयन स्टेट के अंदर में, जो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, वहां पर भी अगर बात करें तो 90 और 10 का रेशो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर यानी कि 90% सेंटर देगा और 10% जो है वो यहां पर देगी जो बेसिकली ये स्टेट गवर्नमेंट, या फिर आप लोग यहां पर यूटी के बारे में बात करें जेके यूटी, ठीक है। 60 और 40 का रेशो रहेगा दूसरे स्टेट के लिए, और बाकी की जो यूनियन टेरिटरी है उनके लिए यहां पर पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जम्मू एंड कश्मीर के लिए ओनली 90% देगी। तो कंफ्यूजन में डालने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूजियाना नहीं है, ये आप लोग याद रखना यहां पर अगर क्वेश्चन बने तो। सॉलिड लिक्विड और प्लास्टिक जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको टैकल किया जाएगा। नई नॉर्म्स आ रहे हैं, पहले तो पर्टिकुलर हाउस के हिसाब से काम करते हैं, पर कैपिटा के हिसाब से काम करेंगे, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हिसाब से, ताकि और अच्छे से टारगेट किया जा सके। इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा जब इतनी सारी चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसी के साथ में जो हाउस होल्ड टॉयलेट और कम्युनिटी टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये इनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। और हेल्थ भी अच्छी होगी, क्योंकि बीमारी जो है गंदगी ही बीमारी का घर होती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। एक स्कीम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसको गोबर बोलते हैं, GOBAR। इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग जो ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक जो बायो एग्रो रिसोर्स। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च की गई 2018 में, ताकि गांव वाले एरिया में जो किसान है गोबर का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर सके, उससे एनर्जी वगैरह भी जनरेट हो सके और उससे उनको पैसा भी मिले, और गंदगी भी जो गांव में खड़ंचे के ऊपर जो गोबर पड़ा रहता है वो भी ज्यादा देखने को नहीं मिले। तो इसके चलते ये स्कीम यहां पर लॉन्च की गई। तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए भी लेटरिन का प्रोविजन यहां पर देखने को मिला, शौचालय का, ठीक है। अंडर स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये भी कई सारी चीजें कंस्ट्रक्ट की गई। अभी जो विद्यालय के अंदर, इनकी स्कूल के अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर स्वच्छ विद्यालय प्रोग्राम लॉन्च किया गया, स्वच्छ विद्यालय प्रोग्राम। तो उसमें सेपरेट टॉयलेट बनाए गए गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, तो ये प्रोग्राम भी यहां पर सामने निकल कर आया। तो कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजियाना आप लोगों को नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर भी बात की जा रही है गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, बेसिकली वन नेशन वन स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, यानी कि एक देश एक स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहां पर एक देश एक स्टैंडर्ड का पैटर्न अभी इंडियन रेलवे के द्वारा इसको फॉलो किया गया काफी अच्छे से।
तो ये रिसर्च एंड डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडियन रेलवे के अंदर फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में जो स्टैंडर्ड जो डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन के तहत वन नेशन वन स्टैंडर्ड की बात यहां पर की गई। आप लोगों ने सुना होगा कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, कई सारी बातें सुनी होगी। तो इसी के चलते हमारे देश में पूरी में एक स्टैंडर्ड रहेगा, तो उसके चलते जो रिसर्च डिजाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो यहां पर इनिशिएटिव जो है हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया रेलवे के द्वारा। तो इसके चलते रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है इंडियन रेलवे के अंदर में, एक स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है यहां पर अच्छे लेवल पर, ठीक है। तो काफी काम किया जा रहा है। तो ये सिचुएटेड है लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है। यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है काफी लार्ज स्केल पर। आइडिया वन नेशन वन स्टैंडर्ड ये फर्स्ट टाइम 2019 में सामने निकल कर आया। जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन अभी वन इलेक्शन की बात की जा रही थी, ताकि इक्विलिटी रहे पूरे देश में हर जगह पर, ठीक है। इसी के साथ में वन नेशन वन स्टैंडर्ड जो विजन है गवर्नमेंट का, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से यहां पर रिकॉग्नाइज करता है बेसिकली जो एसडीओ। क्या था एसडीओ यहां पर? ये था बेसिकली स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसके तहत यहां पर पूरे देश में अच्छे से रहे तो रिकॉग्नाइज किया था 3 साल के लिए, और फिर इसको आप लोग रिन्यू भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तो यार यही है कि पूरे देश में सही से सही स्टैंडर्ड पर चीजें सही पैमाने पर मिलती रहे, तो लोगों के अंदर कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। अच्छा ये चीज ऐसे चल रही है, जैसे दवाई के बारे में बात करें तो कोविड-19 की दवाई पूरे देश में एक ही प्राइस पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में किसी और के में मिल रही है, तमिलनाडु में किसी और पर, राजस्थान में किसी और पर, और या फिर आसाम में किसी और पर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके चलते एक स्टैंडर्ड बनाया जाए, कंट्री के अंदर एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाए, वो चीजें हैं। इसी के साथ में प्रोडक्ट अगर देखिए मल्टीपल एजेंसीज अगर बना रही है तो उसको कैसे लेकर चलें, तो कई सारी ऐसी चीजें, तो कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। ऑल जो स्टैंडर्ड एक्टिविटी है कंट्री के अंदर रेगुलेट की जाएगी। इसी के साथ में ये यहां पर एक ब्रांड बन जाएगा फिर कि अच्छा इंडिया का स्टैंडर्ड ये है, इंडिया का ब्रांड ये है, ठीक है। तो एक अच्छे लेवल पर हम लोग इंडिया का स्टैंडर्ड ले पाएंगे और हम लोग एक्सपोर्ट भी प्रोडक्ट अच्छे से फिर कर पाएंगे। तो कई सारे फायदे आप लोगों को इसके देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा है, जैसे कि बोला जाए ना कि हाँ ये स्टैंडर्ड है इस इंसान का यार, ठीक है, तो बोल सकते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन 2016 में बनाएगी, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आती है, जो कि ये सारी चीजों पर ध्यान रखती है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए 1 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर बात की एक पर्टिकुलर मोटिवेशन कोट के बारे में, फिर हम लोगों ने शॉर्ट न्यूज देखी यहां पर। पहले तो हम लोगों ने पर्टिकुलर नेवी के बारे में देखी, फिर हम लोगों ने यहां पर बात की बेसिकली डिजिटल हेल्थ के बारे में, कई सारी बातें जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहां पर जो अभी बात चल रही है स्विट्जरलैंड के बारे में, तो कई सारी चीजें समझी। इसी के साथ में एनसीसी के बारे में बात की, और फिर हम लोगों ने यहां पर ये बेसिकली पेड़ को लगाने वाली बात की। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने जो बात की यहां पर ये बात की सी नोट के बारे में, डिटेल में हम लोगों ने समझा क्या क्या दिक्कतें हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। नेशनल न्यूज के अंदर जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं तो उनके बारे में मैंने कई सारी बातें बताई, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। इसी के साथ में टेनेंसी एक्ट के बारे में जो बताई ये तो आप लोगों के माइंड में छपी गई होंगी, काफी डिटेल में बताई। 2020 रिफॉर्म के बारे में बात करें, 20 रिफॉर्म में 2020 तो हम लोगों ने समझा। गवर्नमेंट स्कीम में बात करें तो हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुछ बातें की, और फिर यहां पर हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम वन नेशन वन स्टैंडर्ड के बारे में कुछ बातें करी। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो आप लोगों को अटेम्प्ट यहां पर करने हैं, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं कि कर यहां पर। तो NHA क्या है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। कौन सी मिनिस्ट्री है एनसीसी के साथ में सेंटर पर, कौन सी स्टेट पर डील करती है, कब यहां पर वर्ल्ड ओशियन डे, और इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। ये टेनेंसी किसके लिए है यहां पर, जो नॉर्मल के लिए, फिर रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल के लिए क्या क्या कितना आप लोग यहां पर सिक्योरिटी दे सकते हो। 2020 रिफॉर्म कौन सी मिनिस्ट्री का है। गोबर्धन स्कीम की फुल फॉर्म कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है उसके द्वारा कौन सा प्रोग्राम लाया गया बच्चों के लिए जो कि सेपरेट टॉयलेट बनाया जा सके लड़कियों और लड़कियों के लिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। बाकी अब आगे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जो कि जरूरी होता है यार। अगर 24 घंटे के अंदर रिवीजन कर लेंगे तो फिर आप लोगों को जो है अच्छी सेहत अपनी देखने को मिलेगी, यानी कि सेहत के लिए काफी अच्छा है, ठीक है। वरना देखो रिवीजन नहीं होगा तो फिर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, डिप्रेशन में आओगे, डिप्रेशन में आओगे तो सेहत खराब होगी। तो रिवीजन सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है, ऐसे इसको कनेक्ट कर लेना। 6 लैंग्वेज अभी हमारी कंट्री में क्लासिकल लैंग्वेज में है, तो 2 कौन सी है, बाकी की है संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम। तो ये क्वेश्चन है। बात की जाती है यहाँ पर ये बेसिकली जो मॉरिशस के बारे में एक पॉलिटिशियन जिनको पद्म विभूषण दिया गया था, रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों रहे, इनका नाम बताइए। GMCTR क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट का नाम चेंज करके क्या किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये बताइए। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन किसके लिए लॉन्च की गई, कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहाँ पर मॉडल पंचायती सिटीजन चार्टर के बारे में बात करिए। 2 चाइल्ड पॉलिसी 3 चाइल्ड पॉलिसी पर कौन सी कंट्री कूदी अभी यहाँ पर ये, और किसके द्वारा बोला गया कि 100 मीटर अगर टोल टैक्स में आप लोग खड़े होते हैं तो बिना पैसा दिए आप लोग आसानी से निकल सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये बात देखने को मिली, ठीक है। यहां पर अगर बात करें तमिल सबसे पहले हमारी कंट्री में यहां पर क्लासिकल लैंग्वेज बनी 2004 में, याद रखिएगा। 2005 में संस्कृत, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में और मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में, ठीक है। लेटेस्ट उड़िया है, ठीक है।
अनिरुद्ध, इसी के साथ यहां पर बात की जा रही है अनिरुद्ध, ये है यहां पर जगन्नाथ, तो नाम याद रखिएगा इनका, तो नाम तो सुना ही होगा। तो पद्म विभूषण मिला था 2020 में, रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। तो ये मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों रह चुके हैं, तो इसके क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात की G7 कंट्री से रिलेटेड, तो ये याद रखिएगा, जिसको GMCDR बोलते हैं। इसी के साथ में नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट का नाम चेंज करके पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट कर दिया गया, क्योंकि अपनी ही कंट्री से सामान खरीदे जाएंगे। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन जो है यहाँ पर ऑर्फन यानी कि अनाथ बच्चों के लिए लाया गया है ये प्रोग्राम, याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत जो है ये यहाँ पर मॉडल जो पंचायती जो सिटीजन एक्ट उसके बारे में याद रखिए, सिटीजन चार्टर, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ये काम कर रही है। 2 चाइल्ड पॉलिसी को 3 चाइल्ड पॉलिसी में कन्वर्ट किया चाइना के द्वारा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा बोला गया लंबे समय तक लाइन में खड़े होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, यहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, रेट जरूर दीजिएगा लेक्चर कैसा लगा, ठीक है।